क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों क्लास 10 का अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है। एसएसटी का पेपर है हमारा 9 जनवरी को। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हम इसमें सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो बताने वाले हैं, जो काफ़ी वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं बताऊँगा क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं सब्जेक्टिव से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर ही लीजिएगा, और नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव का मैं वीडियो डाल दूंगा। सब्जेक्टिव पहले समझते हैं, क्योंकि इसमें समय हम लोग का जो है सो ज़्यादा खाता है ना, समय ज़्यादा नहीं बच पाता है। इसलिए हम लोग इसको पहले बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यंग इटली क्या थी, सवाल हमेशा पूछा गया है, यंग इटली क्या थी। तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। मतलब ये एक संगठन था, इसकी स्थापना है सो 1830 में किया गया था। और जूसेपे मेत्सनी नाम का कोई एक बोल सकते हो नेता था, है ना, एक क्रांतिकारी था। उसने इस यंग इटली नाम से संस्था को बनाया, और इसको एकीकृत इटली को, मतलब इटली अलग अलग भागों में टूटा हुआ था, अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसको एक करने के लिए ये है सो यंग इटली के नाम से वो संस्थान बनाया था, है ना। और यंग इटली कुछ है नहीं, यंग इटली है तो केवल एक क्या संस्था है। वो संस्था किसने बनाया था? तो जूसेपे मेत्सिनी ने। कब बनाया था? 1830 में। क्यों बनाया था? तो इटली को जोड़ने के लिए। इटली एक देश है, इटली अपने देश में ही क्या हो चुका था, अलग अलग भागों में बढ़ चुका था। तो उसको एक करने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया गया था 1830 में जूसेपे मेत्सिनी के द्वारा। अब पूछेगा जूसेपे मेत्सिनी कौन था? तो जूसेपे मेत्सिनी एक क्रांतिकारी था। क्या था? क्रांतिकारी। चलो अब देखो, चौरी चौरा कांड क्या था, इंपॉर्टेंट सवाल। यहाँ बताया जा रहा है कि जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, मतलब असहयोग आंदोलन जब पूरा एकदम खूब तेज से चल रहा था, तो उस समय जो है ना, तो ये 5 फरवरी लिखा हुआ है हिंदी गिनती के मुताबिक। 5 फरवरी ये हो गया कितना, आपका हो गया 1922, है ना। ये 1 है और ये 2 है, और ये आपका है सो 22 है। ये 1 ऐसे होता है, तो 1922 है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो है सो कांड हुआ था, है ना। और वो है सो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, है ना, जहाँ पे चौरी चौरा नामक एक बाजार था। क्या था? चौरी चौरा नामक एक बाजार था। वहाँ से एक शांतिपूर्ण जुलूस गुजरा था, मतलब ये असहयोग आंदोलन के लिए जो जुलूस निकला हुआ था, गुजरा था। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उस पर टकराव छेड़ दिया, मतलब उनको है सो रोका होगा, उनको डांटा उठा, उनको मतलब समझ लो कि जुलूस को रोकने का प्रयास किया। तो उस वहाँ के उग्र भीड़ ने क्या किया, थाने में आग लगा दिया, है ना। और जिसमें जो है सो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पहले पुलिस लोग उसे मारा था ना, इसी वजह से पुलिस लोगों ने उनको फिर मतलब लाठीचार्ज किया था। तो फिर जनता लोग भड़क गई, तो उसके बाद आग लगा। इसमें करीब करीब जो है कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, है ना। अब अगला सवाल है, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन जिसको पुनः पूर्ति योग्य माना जाता है, पुनः पूर्ति मतलब उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और गैर नवीकरणीय जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खाली यहाँ पे उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कोयला, पेट्रोल आदि जो है सो क्या है, गैर ये नवीकरण, सॉरी ये नवीकरण में आ जाएगा। पहले नवीकरण पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया जल, पेड़ पौधे और वायु, है ना, ये सब क्या है, नवीकरणीय। इसको हम लोग हर दिन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गैर नवीकरणीय एक बार खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब एक बार जल जाने से, खत्म हो जाने से धरती पे ये, है ना, इसका संख्या मतलब इसकी मात्रा कम हो जाती है, खत्म हो सकती है। सिंपल वर्ड में नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिस संसाधन को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और गैर नवीकरणीय किसको हो सकते हैं? जिससे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और गैर नवीकरणीय को अनवीकरणीय भी कहते हैं, याद रखना, इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, अलवणीय जल हमें कहाँ प्राप्त होता है? अलवणीय समझ रहा है, मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं, है ना। तो अलवणीय जल हमें पृथ्वी की सतह स्थित अपवाह, नदी, तालाब, कुआं आदि से प्राप्त होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपवाह मतलब होता है वही बहती हुई नदी, है ना। नदी तो हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया। मतलब अलवणीय जल उसको बोलते हैं जो हमारे पीने लायक है। और लवणीय नदी कहाँ मिलेगी? लवणीय जल कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा, है ना, महासागरों में मिलेगा। तो वही पूछ रहा है कि अलवणीय जल हमें कहाँ मिल सकता है? तो कुआं में, तालाब में, नदी में। और लवणीय जल तो महासागरों में, है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन अपने से कोई देता है इंपॉर्टेंट करके। अब देखो एग्जाम में केवल सवाल पूछा गया है, राज सूची क्या है, कभी पूछेगा संघ सूची क्या है, कभी पूछेगा समवर्ती सूची क्या है। तो सूचियाँ होती है 3 ठो, जैसे याद कर लो। सूची से सवाल रहेगा ना, तो कितनी होती है? 3 होती है। एक होती है राज सूची, संघ सूची, एक होता है संघ सूची, दूसरा राज सूची, तीसरा समवर्ती। क्या क्या होता है? संघ सूची, राज सूची और समवर्ती। हाँ, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ सवाल पूछ दिया राज सूची से, सवाल पूछ दिया कि राज सूची क्या है। देखो सुनो, संघ सूची पूछा तो बता देंगे हम क्या लिखना है। पहले यहाँ पे राज सूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
बोल रहा है कि राज्य सूची में वैसे विषयों है ना को शामिल किया गया है जिसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है। क्या है? मतलब साफ सुथरा बात है, राज्य सूची में राज्य सरकार उत्तरदायी रहेगा तथा इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को रहेगा। पुलिस, बाजार, व्यापार जो भी है, कृषि, सिंचाई आदि के लिए कानून जो बनता है राज्य सरकार बनाता है, राज्य सरकार में आएगा तो राज्य सरकार का राज्य सूची कहलाएगा। और इसमें इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? मतलब राज्य सूची में 52 विषय शामिल किया गया है। अगर वही पूछेगा कि संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार आएगी। फिर सुन लो, एग्जाम में कोई भी सवाल कर देगा, कोई भी सूची से सवाल कर देगा। यानी सूचियाँ होती है 3। सूची कितनी होती है? 3। क्या क्या होती है? संघ और राज्य। पहला संघ होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, और समवर्ती सूची, है ना, इसी को ध्यान रखना। संघ सूची में आएगा केंद्र सरकार। क्या आएगा? केंद्र सरकार। और राज्य में आ जाएगा राज्य सरकार। और यह हो जाएगा समवर्ती में स्थानीय सरकार। स्थानीय तो हो गया वही जिला का विधायक हो गया, है ना, कोई अपना जो प्रखंड का जो हो गया डीएम, डीसी, उसी, है ना, मतलब हमारा जिला और हमारा प्रखंड का जो होते हैं ना ये अधिकारी लोग, वे सब क्या आ जाएंगे समवर्ती में, मतलब स्थानीय सरकार में। तो यहाँ पे राज्य का बात किया है तो राज्य का लिखेंगे। अब देखो अगला सवाल क्या है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? देखो सांप्रदायिकता का अर्थ होता है क्या पता है? मतलब धर्म को लेकर के। तो क्या बोल रहा है? अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता को सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब मेरा धर्म बहुत अच्छा है, तुम्हारा धर्म बहुत खराब है, ऐसे करके जो बोलते हैं ना लोग, वो क्या हो गया? सांप्रदायिकता हो गया, मतलब सांप्रदायिक वो लोग हो गए। तो इस मानसिकता के लोग धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं और सांप्रदायिक आधार पर राजनीति, है ना, गोलीबंदी करते हैं। ये अपने समुदाय का राजनीति प्रभुत्व स्थापित करने के कोशिश में रहते हैं। कहने का मतलब ये लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करेंगे, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरे धर्म को नीचे दिखाएंगे और अपने धर्म के नाम से के साथ राजनीति को जोड़ेंगे। और मतलब ये राजनीति जो होता है ना, वो पॉलिटिक्स, उसको जोड़ेगा। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जोड़ते रहेगा अपने आप को। इस तरह से क्या होता है? सांप्रदायिकता फैलता है। मतलब ये समझ लो एक तरह का नफरत है ना। अच्छा, सतत पोषणीय विकास क्या है? हमने कई बार पढ़ा है। सतत पोषणीय विकास को हम लोग धारणीय विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणीय विकास। देखो सिंपल वर्ड में सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जो आज के समय में संसाधन उपयोग किया जा रहा है ना, उसको ऐसा उपयोग करें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों को भी वो पर्यावरण संसाधन मिल सके। मतलब बिना संसाधन को नुकसान पहुंचाए जो उपयोग हो रहा है वो क्या है? सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास मतलब ऐसा विकास करो, ऐसा करो कि मतलब वातावरण को नुकसान ना फैले। अब मान लो कि जैसे अभी ई रिक्शा निकल गया है, टोटो निकल गया है ना, ई बाइक निकल गया है, ई कार निकल गया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला गाड़ी निकल गया है, वो क्या कर रहा है? वो सतत पोषणीय विकास कर रहा है। कैसे कर रहा है? वो है सो वातावरण को दूषित होने नहीं दे रहा है, मतलब विकास में भी योगदान दे रहा है वो, और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा है। अब वही बात करेंगे हम डीजल वाला गाड़ी, कोयला वाला गाड़ी, पेट्रोल वाला गाड़ी जो भी है, तो ये सब धुआं छोड़ता है। तो सब क्या कर रहा है? सब विकास तो कर रहा है, लेकिन वातावरण क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, वातावरण को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? सतत पोषणीय विकास में क्या पढ़ते हैं कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो, है ना। तो लिख रहा है देखो, सतत पोषणीय विकास में से अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो तो हो, लेकिन पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, मतलब पर्यावरण को खराब ना करो, आने वाली पीढ़ी भी क्या करे? इसका उपयोग करे, उसके लिए संसाधन सुरक्षित बचे रहे, इसीलिए सतत पोषणीय विकास करना जरूरी है। ठीक ना। आगे देखो, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल बार पूछता है। यह गतिविधियां जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, वस्तुओं के है ना ब्याज बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे देखो तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? जैसे प्रथम क्षेत्र में क्या हुआ? मान लो कि प्रथम क्षेत्र में क्या हो गया कि हम लोग संसाधन का उपयोग किए कच्चा माल के रूप में, उसको फैक्ट्री में लाएं, उसे कोई वस्तु बनाए, 2 नंबर पे आ गया, है ना। और तीसरा में क्या हो गया? वो चला गया बाजार में, मतलब बाजार में उसको गाड़ी में लोड करा के ले आए, मार्केट में दुकानदारों के पास दे दिए बेचने के लिए, है ना, सामान बिकने लगा। मतलब साफ सुथरा वर्ड में सुनो, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में होता है संसाधन, क्या होता है? संसाधन। और द्वितीयक में क्या होता है? द्वितीयक में होता है इसका निर्माण, मतलब जो हम प्राप्त किए हैं संसाधन, उससे क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, वस्तु बनाएंगे। और तृतीयक में क्या करेंगे? उसको मार्केट तक ले जाएंगे, बेचवाएंगे, है ना। तो वस्तु जहाँ वस्तु है वहाँ तो बिक रहा है तृतीयक क्षेत्र का, लेकिन जहाँ वस्तु नहीं है वो क्या बेच रहा है? सेवा। वही ना बोल रहा है, देखो वस्तुओं के बजाय जो सेवा का करता है सृजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय क्षेत्र में जानते हैं कि वस्तु का बेचना होता है, लेकिन सेवा क्यों कहा गया इसमें? जिसके पास वस्तु नहीं है क्या करेगा? सेवा बेचेगा। जैसे मान लो कि डॉक्टर क्या करता है? अपना इलाज जो पढ़ के डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ के वो लोग का इलाज कर रहा है, सेवा बेच रहा है ना। एक टीचर पढ़ा रहा है, सेवा बेच रहा है। एक मान लो कि कोई भी ये है पंडित कुछ बेच नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है, पूजा पाठ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है, तो सेवा दे रहा है वो, मतलब अपना नॉलेज को यूज कर रहा है, तो ये सब सेवा में आ जाता है, ठीक ना। बैंक कुछ बेच नहीं रहा है, बैंक क्या कर रहा है? आप ही का पैसा लेकर आप ही को सेवा दे रहा है, लोन दे रहा है, आप ही का पैसा किसी और को लोन दे रहा है, आपका पैसा सुरक्षित रख रहा है, तो सब सेवा आ जाएगा, ठीक ना। देखो अब अगला सवाल, नेपोलियन संहिता के 3 गुण। नेपोलियन का संहिता बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। नेपोलियन संहिता के 3 मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुनो, शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था। संहिता का मतलब क्या होता है मालूम? संहिता का मतलब होता है पता क्या? नियम कानून। क्या होता है? नियम कानून। तो नेपोलियन क्या किया था? समाज को सुधारने के लिए अपने ही नाम का एक नियम कानून तैयार कर दिया। अपने ही नाम का क्या कर दिया? नियम कानून। इसीलिए इसको क्या बोला गया? नेपोलियन संहिता। क्या बोला गया? नेपोलियन संहिता। संहिता। अब सुनो, बोल रहा है इसके अंतर्गत लोग क्या क्या था? जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। पहले के समय में राजा लोग का ये था ना कि अगर राजा मर गया तो उसका बेटा जो राजा बनेगा, है ना, वही देश को चलाएगा, राज को चलाएगा। या फिर जो आप जिस जात में पैदा हुए, है ना, आप वही जात के लिमिट में रहिएगा, उसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। लेकिन वो जाति व्यवस्था, जन्म व्यवस्था को ही हटा दिया। आप कोई भी जात में पैदा हुए फर्क नहीं पड़ता है, मैटर नहीं करता है, आप केवल नॉलेजेबल रहिए, आप है सो देश में कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और पहले क्या था कि कोई आदमी अगर धोबी घर पैदा हुआ तो कपड़ा ही धोएगा, कोई अगर नाई घर पैदा हुआ तो खाली बाल ही काटेगा, कोई अगर मान लो कि जो है सो कोई ये दलित घर में पैदा हुआ तो क्या करेगा? वो जूता ही बनाएगा, है ना, उसको दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये पहले था। कोई अगर राजा घर पैदा हुआ तो राजा ही राज ही करेगा, कोई पंडित घर पैदा हुआ तो केवल पूजा कराएगा, ये सिस्टम था। लेकिन आज ऐसा क्या है? नहीं है। तो इस चीज़ को है सो नेपोलियन ने सबसे पहले लाया था। नेपोलियन क्या किया? जन्म पर आधारित जो था ना विशेष अधिकार खत्म कर दिया। वो बोला कोई बात नहीं है, पूजा जरूरी नहीं है कि पंडित ही कराएगा, है ना। अगर मान लो कोई संस्कृत जानता है कोई अगर मान लो कि नॉलेज रखता है, कोई ये आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान रखता है तो वो भी पूजा करा सकता है ना। कोई अगर मान लो कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर ये कुम्हार है तो सोनार नहीं बन सकता है। सोना चांदी का उसको नॉलेज रहेगा, सोनारीगिरी भी कर सकता है। सोना से भी सामान बना सकता है, बेच सकता है ना, हर चीज़ कर सकता है। तो वो चीज़ था। तो इन्होंने क्या किया? जन्म पर आधारित अधिकार खत्म कर दिया। कौन? नेपोलियन। दूसरा पॉइंट क्या है? कानून के समक्ष बराबरी किया, मतलब कानून सभी के लिए बराबर लाया। पहले राजा के लोग के टाइम में क्या था कि ना किसी के लिए ज़्यादा कानून था, किसी के लिए कम कानून था, लेकिन ये क्या किया? सबके लिए बराबर कानून लाया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। मतलब संपत्ति लड़की हो या लड़का किसी बाप का, तो सभी को बराबर अधिकार मिलेगा, संपत्ति पर अधिकार होगा, तो उसने ये लाया। और तीसरा क्या है? सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या था पता है? जैसे राजघराने से जो लोग संबंध रखते थे ना, जैसे राजा घर में कोई उठना बैठना करता है कोई भी आदमी, तो सामंत कहलाता था। और सामंत लोग जो है ना गांव में अपने आप को बोलते थे हम राजा हैं, राजा घर से हैं, हम राजा फैमिली के हैं। और लोगों से क्या करता था? लोगों से शोषण करता था, लोगों को मतलब बहुत सताता था, ठीक है। तो क्या किया? ये सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया नेपोलियन ने। और क्या किया? किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से भी मुक्त कर दिया। मतलब किसान लोग को जो है सो पहले के राजा लोगों ने क्या किया था कि उसे भूदासत्व में बांध के रखा था। तो यहाँ पे क्या था? रोल डेट में क्या था पता है ना? क्या था कि बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल दिया था। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कुचल रहा है, उनके अधिकारों को कुचल रहा है, उनके आंदोलन को कुचल रहा है, इसलिए उन्होंने और विरोध किया। तीसरा क्या है? वे इसलिए भी नाराज थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने सैनिक और आर्थिक सहायता देने के बावजूद उसे रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून बनाया था। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो अंग्रेज ने क्या किया था? यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया था। मतलब सैनिकों के लिए मतलब ये जूता हो गया, है ना, और ये बोरी हो गया, मतलब बैग वगैरह होता है सामान ले जाने के लिए, और यहाँ से बहुत तरह का अनाज हो गया, ये यहाँ के लोगों से बनवा रहा था, वर्दी बनवा रहा था, है ना। अब ये सब चीज़ बनवा लिया और अंग्रेज लोग जो है सो अपना भेज दिया, अपना विदेशों में व्यापार किया इन लोग के मेहनत से, और इन्हें जो है सो दिया कुछ नहीं, है ना। और इनको दिया तो दिया क्या? केवल रोलेट एक्ट दिया। तो भारतीय लोग चिढ़ गए, गुस्सा हो गए कि हमने तुम्हारा इतना गुलामी झेला, इतना तुम्हारे लिए काम किया, और तुम अभी हम लोग को है सो जेल में डालने की बात करते हो। इसलिए इन्होंने इसका विरोध कर दिया। क्योंकि हम लोग ये भी पढ़े थे ना कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था? सब देश अपना जो है सो युद्ध में बिजी था, तो एक भारत ही क्या कर रहा था? अपना फल फूल रहा था। भारत फल फूल जरूर था, लेकिन भारत के लोग नहीं फल फूल रहे थे। यहाँ पे राज करने वाले कौन फल फूल रहे थे?
ब्रिटिश। यहाँ के ब्रिटिश लोग पूरा मतलब बिजनेस कर रहे थे, फायदा कमा रहे थे। यहाँ का जो है सो जो होता है ना कपड़ा, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का जो है सो जूट, यहाँ का है सो बहुत तरह का चीज़ है ना, खनिज वगैरह विदेशों में बेच रहे थे। यहाँ का अनाज विदेशों में बेच रहे थे और पैसा कमा रहे थे। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था विदेशों में, तो उन लोग को डिमांड था कि हमें पूर्ति करो जो चीज़ जरूरत है, सो तो यहाँ से ये दे रहा था और कमा रहा था। देखो अगला सवाल, जीवन में जल का महत्व है, तो इसके बारे में बताओ कैसे है। देखो जीवन में जल का अधिक महत्व है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जनसंख्या के लिए है ना, पीने का पानी जो होता है, कपड़े धोने के लिए, स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना। और फसलों के सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य पशुओं को है ना भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। और शहरीकरण और औद्योगिकरण को विकास की गति प्रदान करने में जल आवश्यक है। सिंपल बात, जल क्यों महत्वपूर्ण है तुम लोग इस बारे में लिख सकते हो खुद से भी, है ना। अब देखो रोपण कृषि पर टिप्पणी करे बोला। रोपण कृषि क्या, सुनो। रोपण कृषि बड़े आकार का कृषि है। सिंपल बात, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने में किया जाता है। इस कृषि में है ना वैज्ञानिक विधियों, मतलब मशीनों, उर्वरक और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या होता है, नए नए मशीन जो निकल रहे हैं ना, उसका उपयोग किया जाता है, सल्फेट यूज किया जाता है, ज़्यादा पैसा लगाया जाता है ना। और नया नया तरह का बीज को भी रोपा जाता है इस तरह के कृषि में, ठीक ना, कमाने के लिए। और इन बागानों में बड़ी संख्या में क्या होते हैं, कुशल श्रमिक काम करते हैं, मतलब मजदूरों को भी रखा जाता है काम करने के लिए अलग से, है ना, अलग से इन लोगों को नौकरी दी जाती है। इसमें रोपण कृषि में, रोपण कृषि में मुख्य फसलें क्या क्या आएगी, रबड़ आएगी। रबड़ हर जगह भी यूज होता है, रोज चाय हो गया, कहवा हो गया, कोको हो गया, गन्ना हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया, ये सब क्या है, सब हमारा रोपण कृषि का फसल है। यानी कि जो व्यापारिक फसलें होती हैं ना, जिससे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, वो होता है रोपण कृषि। क्या होता है, हाँ। और रोपण कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है, बोले ना, मतलब इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बिजनेस के लिए। अब देखो भारत में सत्ता की भागीदारी के लिए कौन कौन तरीके अपनाए गए हैं। देखो भारत में जो है ना सत्ता को भागीदारी करने के लिए जो है सो 3 तरीके अपनाए गए हैं। वो पहला है क्षैतिज वितरण, फिर है ऊर्ध्वाधर वितरण, और है समूह का हिस्सेदारी। देखो सत्ता का मतलब होता है पावर, पावर का क्षैतिज वितरण तो क्या होता है, भारत में सत्ता क्षैतिज वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर की सरकार को 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया है। मतलब सरकार क्या करती है, अपना सत्ता को, अपने पावर को 3 लोगों में बांट दी है। कार्यपालिका जो होता है पुलिस प्रशासन, है ना, और होता है वो विधायिका जो बनाता है नियम कानून, और होता है न्यायपालिका जो करता है फैसला, कोर्ट कचहरी, मतलब जज और वकील। ये 3 चीज़ों में बांट दिया सरकार अपना पावर, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण में क्या क्या आ जाएगा, कार्यपालिका, फिर विधायिका, विधायिका है, व्यवस्था की गलती लिखा है, विधायिका। और ये क्या होता है, न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगा, कानून बनाएगा। कार्यपालिका क्या है, उसको फॉलो कराएगा, मतलब पुलिस लोग क्या करता है, फॉलो कराएगा। और न्यायपालिका क्या करेगा, कोई जो जुर्म किया है, जो गुनहगार है, उसको सजा देगा, उसका फैसला सुनाएगा। तो ये चीज़ है सत्ता की क्षैतिज वितरण समझ में आ गया। 3 होता है, कार्यपालिका, ये विधायिका है और ये न्यायपालिका है, ठीक है ना। अब सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, देखो ऊर्ध्वाधर वितरण तो क्या आएगा, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या आएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कितना, मतलब 2 लोगों के बीच में बंटवारा होगा। मैंने केंद्र सरकार में मान लो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और राज्य सरकार में हेमंत सोरेन, ये 2 लोगों का बंटवारा, समझ में आया, ऐसे करके। और तीसरा क्या है, सामूहिक हिस्सेदारी। सामूहिक हिस्सेदारी क्या होता है, सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की गई है। यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए नेता अलग रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग रहेगा, महिलाओं के लिए अलग रहेगा, है ना, महिला मंडल जो होता है ना। फिर है सो यहाँ पे पिछड़ी जातियों के अलग, पिछड़ी जातियों का अलग नेता रहेगा। ये सब समझ लो, ये सामूहिक हो गया, मतलब सामाजिक हिस्सेदारी हो गया। मतलब भारत की सरकार जो होती है अपनी जो है सो सत्ता की भागीदारी 3 चरणों में किया हुआ है। एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, और एक होता है सामूहिक वितरण। सामूहिक मतलब समूह में क्या क्या आ जाएगी, महिला आ जाएगी, है ना, हम लोग आ जाएंगे, पिछड़े जाति के लोग आ जाएंगे, फिर अनुसूचित जाति लोग आ जाएंगे, फिर अनुसूचित जनजाति लोग आ जाएंगे, मतलब आम जनता लोग आ जाएंगे। इनका अलग चलता है ग्रुप, है ना। इन लोग के ग्रुप में के साथ कुछ गलत हुआ, इन लोग खड़ा हो जाएगा, फिर सरकार से लड़ेगा, वो चीज़ होता है। मुखिया भी हो सब आ जाएगा, हाँ, इससे आ जाएगा किसमें, इससे आ जाएगा सामूहिक वाला में, ठीक ना। अब देखो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या जरूरत है, ध्यान देना। लोकतंत्र तो जानते हो, लोगों द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था, लेकिन इसमें राजनीतिक दल का काम क्या है, ये क्या करता है, ये राजनीतिक प्रशिक्षक होता है और लोकतंत्र का आधार होता है, संविधान में विश्वास रखता है। राजनीतिक दल क्या करता है, जनता के लिए राजनीतिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और इससे जनता को राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होती है। और बोला जा रहा है लोकतंत्र का आधार क्या है,
कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर देखो लोकतंत्र हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसमें कोई पार्टी नहीं रहेगी, ना रहेगा कांग्रेस, ना रहेगा बीजेपी, ना रहेगा अन्य पार्टी जेएमएम, कुछ भी पार्टी, तो क्या होगा, हम लोग चुनेंगे आखिर किसको। तो इसीलिए जो है ना, हाँ, तो यहाँ पे आदमी, अच्छा आदमी कोई ना कोई पार्टी में होता है, अच्छा नेता कोई ना कोई पार्टी में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टियों को देखते हैं कि कौन आदमी किस पार्टी में काम कर रहा है, उस हिसाब से उसको हम लोग जिताते हैं, चुनते हैं। कहने का मतलब लोकतंत्र किस पर डिपेंड है, लोकतंत्र डिपेंड है दलों पर, दल को इंग्लिश में पार्टी बोलते हैं। संविधान में विश्वास, राजनीतिक दल कोई भी हो संविधान पर विश्वास रखता है। संविधान कहीं नियम कानून पे ही क्या करता है, वो वोट जीतता है, वोट करवाता है, चुनाव लड़ता है। संविधान से बाहर कोई है क्या? जैसे सुना है कि गोली बंदूक से वोट ले रहा है, नहीं लेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। जनता अपने हिसाब से वोट देगी, है ना, जनता अपने हक में वोट रखती है और वो है सो जिसको मन करेगा उसको वोट देगी। ये होता है क्या, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जरूरत है। इसको अपने पॉइंट से भी ले सकते हो, अपने समझ से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या समझते हैं? देखो प्रच्छन्न को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। अब सुनो इसको, वह स्थिति जब लोग ऊपर से अथवा प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य में संलग्न दिखाई देते हैं, मतलब वो तुमको लगेगा कि काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है ना। मतलब लोग तुमको लगेगा कि वो काम करता है, मान लो कि अगर मिस्त्री, अरे यार मिस्त्री है तो राजमिस्त्री काम करता है, वो घर में आता है, ये करता है, जरूरी नहीं कि हर समय काम करते रहेगा वो, है ना। मतलब उसको मौसम में कभी कभी काम नहीं मिलता, उसको बारिश में उसको काम नहीं मिलेगा, है ना, और मौसम में काम मिल जाएगा, तो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना, बैठा हुआ है, तो क्या है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वही तो बोला, ग्रामीण इलाके में एक परिवार में के सभी सदस्य क्या है, अपनी जमीन पर वर्ष भर कार्य करते हैं, है ना। परिवार का प्रत्येक सदस्य काम पर होता है, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से रोजगार प्राप्त नहीं है। अब मान लो एक किसान का बहुत बड़ा खेत है, इसमें माँ भी, पिता भी, भाई बहन सब काम कर रहा है, लेकिन सभी का कोई अपना जॉब है क्या? नहीं, सब काम जरूर कर रहा है, लेकिन रोजगार उन लोगों को प्राप्त नहीं है। यह प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति है। इसी प्रकार शहरी इलाके में क्या होता है कि एक व्यक्ति सड़कों पर ठेला खींचते हुए दिन भर व्यतीत कर देता है, फिर भी वह अपनी आवश्यकता भर नहीं सकता, मतलब आवश्यकता भर कमा नहीं सकता है। तो या बोल सकते हैं क्या, ये आपका मतलब आदमी बिजी दिखेगा लेकिन कमाई नहीं होगा, वो हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो गया? प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में? अगला देखो, अगला क्या है कि मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या किस प्रकार सुलझाता है। मुद्रा का दोहरा संयोग बताते हैं कि अगर हमको आलू चाहिए, है ना, और दूसरे आदमी को प्याज चाहिए, तो हम दोनों का संयोग मिलना चाहिए, है ना, तब होगा। इससे बहुत बड़ा कहानी है, पहले पढ़ते हैं। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के मूल्य का भुगतान के बराबर करने के लिए हमें क्या होता था, मतलब एक दूसरे का लेन देन करना पड़ता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसके लिए वह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे को आवश्यकता पूरा कर सके। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है ना। यदि एक व्यक्ति के पास गेहूँ है, सुनना, तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है, तथा दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं, वह चावल खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हो पाएगी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका है सो आवश्यकता पूर्ण होगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या था, ये आपका मुद्रा, ये आपका है सो दोहरा संयोग का समस्या था। लेकिन जब पैसा का आविष्कार हुआ, मुद्रा आया, तो मुद्रा ने क्या किया, इस समस्या को सॉल्व कर दिया। और जिससे व्यक्ति क्या करता है, अब कुछ भी खरीदना हो पैसा दे देता है ना। गेहूँ हो, चाहे जूता हो, चाहे चप्पल हो, कुछ भी हो, खरीदना है पैसा से खरीद लिए, अब वो आदमी को जो चाहिए पैसा से कहीं और खरीद लेगा वो, है ना। तो ये चीज़ था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी लोगों ने सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। देखो समझो, बोला जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचार को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। इस विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया और इस संयुक्त समुदाय को एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना और जिसमें पहले में वो राजध्वज का स्थान ले लिया। मतलब फ्रांस जब बना तो वहाँ पे लोग क्या क्या किया, फ्रांस जब स्वतंत्र हो गया तो क्या क्या किया, सो पूछ रहा है। तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। यहाँ इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया, है ना। पहले था स्टेट जनरल, पहले स्टेट जनरल था, उसको नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल असेंबली नाम रख दिया। मतलब फ्रांस के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार को सामने लाया
और यहाँ पे उन पितृभूमि मतलब समझ रहे क्या होता है सो, मतलब अपने पिता का ज़मीन है ना, अपना घर परिवार का ज़मीन, वो किसी जितना मिला के पीढ़ी, हाँ उसी को पीढ़ी उसी में चलेगा, पीढ़ी उसी में चलेगा, उसको हमने खतियानी वगैरह वो उसको बोलते हैं। अब दूसरा क्या है कि उसने अपना झंडा बनाया उन लोगों ने 3 रंग का, ब्लैक था और क्या था, ये लाल था और पीला था, है ना। और स्टेट जनरल को हटा के असेंबली, नेशनल असेंबली कर दिया, ये इन लोगों ने किया। और अपना फिर उन्होंने क्या किया, देखो राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया, मतलब उन्होंने अपनी लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत किया, शपथ लिया उन लोगों ने और अपने शहीद का गुणगान किया, जैसे हम लोग करते हैं ना, शहीद लोग का गुणगान करते हैं 15 जनवरी में ऐसे करके। यहाँ के केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था ने क्या किया, अपना कानून लागू किया और अपने लोगों को जीने के लिए है सो कानून बना दिया, सबके लिए समान कानून बनाया। फ्रांस जो है सो मतलब आप सही मतलब एक स्वतंत्र देश हो गया था, तो सबके लिए कानून बनाया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, मतलब फ्रांस के अंदर जो भी कुछ सामान इधर लेन देन होगा, मतलब इस राज्य से उस राज्य जाएगा तो वहाँ पे शुल्क खत्म कर दिया, मतलब टैक्स हटा दिया। और संपूर्ण देश में माप तोल की व्यवस्था लाया, माप तोल है ना, फ्रांस से ही था, नेपोलियन फ्रांस में ही राजा था, ठीक ना, तो नाप तोल व्यवस्था इन्होंने लाया। और क्षेत्रीय बेलियों के स्थान पर फ्रेंच संपूर्ण देश की भाषा बन गई, मतलब जो है सो बेली नहीं बोली, सॉरी, मतलब जो था ना वो क्या नाम है, फ्रांस का जो है सो भाषा क्या बन गया, फ्रेंच बन गया, क्या बन गया, फ्रेंच। जैसे भारत का हिंदुस्तान का भाषा हिंदी कैसे है, वैसे फ्रांस का भाषा फ्रेंच बन गया। अब अगला सवाल देखो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, तो सुनते हैं। बोल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को है ना पेशगी के रूप में कर्जा दिया। पहले क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ के बुनकरों को क्या किया, कर्जा दिया और उनसे क्या किया, उन्होंने बुनकरों को अस्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंसा दिया। पहले यहाँ के बुनकरों को मतलब जो कपड़ा नहीं बुनता था, कपड़ा वपड़ा बुनता था, उनको क्या करते थे कि लोन दिया कि आप लोन लीजिए और लोन लेके बिजनेस कीजिए। कंपनी ने वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की जो कपास के उत्पादन और बुनकरों के द्वारा बनाए गए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे, है ना। बोलते गुमास्ता कौन था, एक प्राइवेट आदमी, मतलब एक गुप्त आदमी था उनका, अंग्रेजों का, जो फैक्ट्रियों में घूमता था और देखता था बुनकर लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कपास का सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कपड़े सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, रेशम सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो दिखता था वो। फिर वे यह भी देखते थे कि बुनकर अन्य यूरोपीय कंपनियों या स्थानीय भारतीय व्यापारियों के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग ये भी देखते थे कि भारतीय बुनकर हमसे कर्जा लिए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं, है ना, अपना वो कपड़ा बेचने के लिए, ये भी लोग निगरानी रखते थे। और कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी थी। मतलब अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग को जहाँ मन करेगा वहाँ सामान बेचेंगे, मन किया तो हम रांची में सामान बेच दिए, मन किया तो हम पटना में बेच दिए। लेकिन उस समय क्या था ना कि आप सामान बना रहे हैं तो केवल अंग्रेज को बेचना है, और अंग्रेज क्या करेगा, उसको विदेशों में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने क्या किया, गुमास्ता फिट कर दिया। गुमास्ता फिट होने के बाद वो सब पर रखता था नगर कि भारतीय बुनकर हमसे लोन ले करके, ऐसा तो नहीं है कि व्यापार किसी और से कर रहे हैं, व्यापार मतलब समझ में आ रहा है, 2 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए हमको तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो चीज़ था। अंग्रेज लोग क्या करता था, सस्ता में हम लोग खरीद करके बाहर में बेचता था वो। अच्छा, भारत के लोग हाथ से सामान बनाने में बहुत कुशल थे, हाथ से सिला हुआ रेशमी साड़ी, रेशमी कपड़ा समझ लो, ऊनी कपड़ा समझ लो, कॉटन कपड़ा समझ लो, तो वो सब भारत के लोग पसंद करते थे विदेशों में। तो भारतीय लोग मतलब अंग्रेज लोग को डरता था, अंग्रेज लोग डरते थे क्या पता है कि भारतीय लोग कहीं विदेश में सामान नहीं बेच रहे हैं, वो नज़र रखता था वो, है ना। अब गुमास्ते बुनकर के साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते थे, मतलब बहुत उन लोग खड़ूस ऐसा करता था, है ना। और बुनकरों की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। अब वे ना तो दाम पर मोल भाव कर पाते थे और ना ही किसी और को माल बेच पाते थे। मतलब देखो, आदमी अगर खर्चा कर रहा है अपना बिजनेस में, सोचता है कि 2 रुपये में ज़्यादा फायदा होगा वहाँ बेचेंगे, तो यहाँ पे बुनकर लोग अपना सामान बेचना चाहता था बाहर विदेशों में, लेकिन अंग्रेज लोग बेचने देता नहीं था। उन लोग बोलता था खरीदना है हम ही खरीदेंगे, हम ही को बेचो, है ना। अभी जैसे देखो किसान लोग अभी उगाता है ना धान जी, तो गाँव में कैसा आता है गाड़ी लेकर के, वो सब व्यापारी लोग बोलता है कि हम 16 रुपये किलो 16 रुपये करके लेंगे तो लेंगे। अब उन लोग क्या करता है, सब गाँव में घुसाता है, 16 रुपये में सब बेच देता है, मजबूरी में क्या करेगा, आगे उससे ज़्यादा में बिकता ही नहीं कहीं। बिकता है, कहाँ बिकता है, सरकारी मंडी में हाँ वहाँ बिकता है। तो वहाँ पे लोग को उतना लोग को दिमाग नहीं रहता है, तो जाने पहुँच नहीं पाता है, लोग सोचता क्या टाइम टून के ले जाए, इधर ही बेच दो, है ना। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों के साथ क्या करती थी, रेशम और कपड़े नियमित आपूर्ति का सुनिश्चित करती थी और उन पे है सो नजर रखती थी, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें इतना ही करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, लंबा हो गया वीडियो।